Is it visible to everyone? Yes, sir. So, Newton's second law is a complete law. Okay, and what we assume that let there be a body of mass and let there be a body of mass and okay when an external force F acts on it, then the force from second law of Newton is given by F equal to m into a. आपको मालूम है a क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि m into रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी मीन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. तो उसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं इन जनरल. ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया. अब आप ये समझ सकते हैं, जब ये इक्वेशन नंबर 1 है तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? F इक्वल टू 0. तो m तो 0 नहीं होगा, तो नेचुरली a विल बी 0. देन a इक्वल टू dv अपॉन dt 0, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 0. जब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट और 0. ये कांस्टेंट भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है. तो इसका मतलब क्या है कि what we say that when a body is in the rest position or it is in a uniform motion, then it will continue to move with that uniform constant velocity, or it will continue to remain in the state of rest until and unless it is compelled to change by some external force. Therefore, in the absence of external force, there is no change in velocity or there is no change of motion. If it is in the stationary state, it will remain in stationary state. तो ये चीज कौन सा लॉ? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया. देखिए हमने चलना स्टार्ट किया न्यूटन सेकंड लॉ से, कहाँ पहुंच गया? न्यूटन फर्स्ट लॉ. तो दैट मीन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्लेन्ड इन सेकंड लॉ. दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ is part of सेकंड लॉ. एक चीज तो ये क्लियर हो गया. अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हम लोग ये भी बताया गया था न्यूटन्स के लॉज में कि every law is definitely found in a pair of bodies. कोई पेयर ऑफ बॉडीज के बीच ही कोई फोर्स लगता है. तो फोर्स अभी अपने आप में हम हवा में ऐसे ऐसे कर दे तो फोर्स नहीं लगेगा. जब मैं हवा में कोई एक दूसरे ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाऊंगा, देन ओनली इट विल हैव अ फोर्स. दैट मींस व्हेन इट इज ऑलवेज अ टू बॉडी सिस्टम. तो जब भी मैं यहाँ पर एक्सटर्नल सिस्टम में भी कह रहा हूँ, तो कोई ना कोई एजेंसी जो फोर्स लगा रहा होगा, तो वो एक बॉडी हुआ और ये दूसरा बॉडी जिस पर फोर्स लग रहा था. तो यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे इतना करके छोड़ दिया. अब मैं दूसरे सिस्टम में कहूंगा let there be an isolated system. Let there be an isolated system of bodies, two bodies A and B. मैं मौका दूंगा, बीच बीच में मत पूछे. मैं जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं क्वेश्चन आंसर राउंड रखूंगा, सब समझ में आ जाएगा उसमें. तो अभी ये मैंने क्या कहा, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज अ पार्ट ऑफ सेकंड. ये तो फर्स्ट पार्ट के लिए आ गया. अब मैंने ये सेकंड सेंटेंस में क्या, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा है, लेट देयर बी एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू बॉडीज ए एंड बी.
let me discuss what is isolated system means. Isolated systems are in fact those system on which no external force is applied, यानी उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, उसको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग कह दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक, जब हम लोग इसको आइसोलेटेड सिस्टम हम लोग कह देंगे तो ऑब्वियसली इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें दो बॉडी है ए और बी, तो मैं मान सकता हूँ कि ए पर बी फोर्स लगा रहा है और बी पर ए फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे द फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी, ये हो जाएगा एफ बी ए। जिसके ऊपर फोर्स लगता है उसको पहले लिखते, ध्यान रखिएगा। बी पे फोर्स लग रहा है तो ये जो लगा रहे उसको बाद में लिखते हैं। ये बाई ए ऑन बी, तो बी को यहाँ पहले लिखेंगे, उसके बाद ए लिखेंगे। अच्छा, जब फोर्स लगता है, कौन लगा रहा है फोर्स? बी लगा रहा है या ए लगा रहा है? बी लगा रहा है। दैट मीन्स मोमेंटम किसका चेंजेस होगा? किसके मोमेंटम में चेंजेस होगा? ए के मोमेंटम में चेंज होगा या बी के मोमेंटम में चेंज होगा? It will be the change of momentum of which, A or B? Sir, A. It will be change of momentum of B, not A, क्योंकि B पे लग रहा है फोर्स, लगाने वाले A है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। यहाँ में फोर्स ऑन बी लिखा हुआ है, फोर्स ऑन बी बाई ए इज दिस मच। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, 1 हो गया, 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली द फोर्स अप्लाइड बाय बी ऑन ए, तो इसको हम लोग एफ ए बी लिखेंगे। तो इसमें चेंजेस होगा मोमेंटम ए का, तो d अपॉन dt ऑफ ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड कर लेते हैं। वी जस्ट ऐड दिस टू, मैं इसको यहाँ पर जगह नहीं, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पोर्शन। ओके, नाउ आफ्टर दिस वी कैन हैव एफ बी ए plus FAB, both are in vector form. D upon dt of, they are also vector momentum, PV plus PA, ये दे रखा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जब ये सिस्टम दे रखा है तो इसके मतलब क्या है कि FBA plus FAB equal to this much is the total force applied on the system, like this. Okay, but for an isolated system what we consider that there should not be any force. अगर मैं ये कह दूं for an isolated system there should not be any external force, तो कोई क्योंकि ये टोटल फोर्स हो गया, टोटल फोर्स ऑफ द सिस्टम, दैट मींस एक्सटर्नल फोर्स हो गया। तो टोटल फोर्स को अगर मैं 0 दिखा दूं तो वी आर लेफ्ट विद d अपॉन dt ऑफ PV प्लस PA, दिस मच। तो जब इतना आ जाएगा तो d अपॉन dt ऑफ समथिंग इज 0, दैट मींस PA प्लस PV, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। This is constant, and in that way we can prove that the total linear momentum of a system remains constant. अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि मैंने यहाँ पे FBA और FAB हमने लिया था, तो ध्यान दो, ये मैंने कहा कि ये फोर्सेस है। तो अब पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, तो पहली बात तो आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स होता ही नहीं, लेकिन तब भी हम लोगों ने कहा कि नहीं, मान के चलते कि इनमें कुछ इसमें एक्साइटमेंट पैदा किया जाए, जिससे कि ए बी पे फोर्स लगा, बी ए पे फोर्स लगाए। तो ये तो कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स के बिना तो हो नहीं पाएगा, यानी एफ ए एफ बी दोनों का ओरिजिन एक्सटर्नल फोर्स ही होगा। तो अब एक्सटर्नल फोर्स के बदौलत क्या होगा कि ए को हमने धक्का दे दिया, बी के ऊपर गया, तो बी भी धक्का लगाया गया ए के ऊपर, तो उससे क्या हो जाएगा? एफ ए बी हमने निकाला,
एफ बी ए निकाल लिया, एफ ए बी निकाल लिया, दोनों जब कैलकुलेट कर दिया तो ऑब्वियसली इनके जब हम टोटल सम देखेंगे तो टोटल सम बिकम दिस मच। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि वी आर एक्चुअली कंसिडरिंग द आइसोलेटेड सिस्टम, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग एनी एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं, तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स में दैट इज एफ ए बी प्लस एफ बी ए मस्ट बी जीरो। तो क्योंकि मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स था तभी एफ ए और एफ ए बी और एफ बी ए तैयार हो रहा था। भाई आप समझ लो कि 4 बच्चे चुपचाप बैठे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं, 2 बच्चे बैठे आपस में, कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं है। अब उसमें कोई तीसरा बच्चा आकर जबरदस्ती कह दिया देखो वो तुम्हारा टिफिन खा गया इसलिए देखो रोज रोज खा जाता है, तुम देखो बन रहे तो नेचुरली अब वो ये कह के चला गया, तो नेचुरली जिसको कहा तो वो अब दूसरे वाले से उसके ऊपर लड़ने लगेंगे कि तुम रोज रोज क्यों करते हो, अब मेरी बारी, आज मैं यही काम करूंगी। तो ये जो पॉलिसी है, मतलब एक एक्सटर्नल एजेंसी आकर उनको खलबली मचा के चले गए, तो दैट इज द एक्सटर्नल फोर्स। तो अगर सर एक्सटर्नल फोर्स आए तभी वो ए बी से लड़ बैठे और बी ए से लड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एक्शन, एक का एक्शन होगा तो दूसरा अपना रिएक्शन दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, ये पॉइंट्स आ गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज दिस मच। तो मैंने अभी जो पिछले वाले में बताया था न्यूटन सेकंड लॉ इज सफिशिएंट टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम लोग ने जनरल हमने क्या कहा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज पार्ट ऑफ सेकंड लॉ हमने कह दिया था, वो सब चीज आ गया। अब जब मेरा ये आ गया दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट मीन कांस्टेंट मींस एफ ए बी और एफ ए बी, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम आप देखिए, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जब भी आपको इतने पॉइंट जब जैसे आया इसके तुरंत बाद पोर्शन देखिए क्या है, what you can have if this is constant then we can just have FAB plus FBA equal to 0, FAB equal to minus FBA। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि एक्शन is force is FAB, then reaction force must be FBA. So for every action there is an equal and opposite reaction. तो आपने इन जनरल देख लिया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम से आपने पहले ये कंडीशन जब निकाला था, तो एक्सटर्नल फोर्स जब 0 हो जाएगा तो 0 होने से ये चीज को भी आपने दिखा दिया कि ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस चीज जब आप टोटल इसको इक्वल टू 0 दिखाएंगे, मैंने कहा कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स दोनों ही एक्सटर्नल फोर्स से ही के कारण आ रहे हैं। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स दिस इज इक्वल टू 0, देन FAB इक्वल टू FBA। तो इन दैट वे दिस इज आल्सो एक्सप्लेनिंग यू द सेकंड लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। द थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आप देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही एक्सप्लेन किया गया। तो एक कितना सिंपल सी बात है कि न्यूटन सेकंड लॉ एक ऐसा है जिससे कि आपके न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बताया और हमने थर्ड लॉ भी बताया। आप लोग में कुछ लोग ने देखा होगा, मैंने एक अलग से वीडियो भी भेजा था, एक्सपेरिमेंटल वीडियो आप लोग के कल के लेक्चर के साथ, जिसमें कि खाली एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया है कि हाउ सेकंड लॉ इज एक्सप्लेनेबल विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ। उसमें 2 मैग्नेट हमने लिया था, उनको रिपल्सिव मोड में रखा था। तो एक फोर्स रिपल्सिव फोर्स जो होगा एक्शन फोर्स होगा, दूसरा रिपल्सिव फोर्स क्या होगा, वो हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स। और एक्शन रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है एक तरफ, तो ये देखा गया है। और उसको जैसे मैंने एक मैग्नेट को भी लेफ्ट राइट हम ऊपर नीचे करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें मोमेंटम तैयार होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं फोर्स का डेवलपमेंट होता है जो न्यूटन सेकंड लॉ को बताता है। और आप क्वेश्चन क्या कि अगर इसको अनटच रख दे तो वैसे के वैसे रीडिंग आता रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन द रीडिंग। जब रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो इसके मतलब क्या है कि व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट एवरीथिंग मस्ट रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until and unless it is compelled to change by some external force। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी आ गया, वो मैंने एक्सपेरिमेंटली कल वीडियो भेजा था। मेरे ख्याल से आप लोग ने सब लोग ने से देखा भी नहीं। जब मैं कोई वीडियो भेजता हूँ तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट
each and every student must see the video and enjoy the video. एक आध बच्चे enjoy करते हैं, वो पूरा देखते भी है, they also write the comments, and some of the students they think that okay is a formality के साथ देखते हैं, XYZ जैसे बाकी चीज देखते हैं, और उनको ये नहीं मालूम होता कि बाकी चीज में हो सकता है हर जगह ऐसे एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं दिया रहता है, लेकिन इसमें दिया रहता है तो यू हैव टू एंजॉय द फिजिक्स, यू हैव टू एंजॉय द फिजिक्स, बिकॉज अगर आपका विजुअलाइजेशन प्रॉपर हो जाए, आप समझ लीजिए जो मैंने वो आपको जो बॉक्स वाला जो एग्जांपल दिखाया था पेन बैलेंस किचन बैलेंस वाला, दैट कुड बी योर इवन केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लेट अस टेक किचन बैलेंस on which we place a object, place a potato of weight 40 gram or 20 gram like this, okay, and then we place another potato of that gram, and we put two magnets with each other to each of the potatoes, and when the magnets are placed in the same pole, then one potato hangs over the other in air, okay, and naturally in that case there is no change in the weight. तो इस टाइप के क्वेश्चन एक बन के तैयार हो सकता है जो कि आपका केस बेस्ड क्वेश्चन में बन गया। तो आप ये मत समझ लेना जितने थ्योरी हम लोग बताते हैं वो केवल थियोरेटिकल फॉर्म में ही आता है। एमसीक्यू क्वेश्चन में बहुत बढ़िया बढ़िया के भांति भांति बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कुड बी क्रिएटेड फ्रॉम इवन सच स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। मैं कहीं कहीं वीडियो में दिखाया होगा कि एक सीढ़ी घूम रहा है, सीढ़ी घुमा रहे उसके ऊपर एक प्लास्टिक स्केल को लगा रखा है। मैंने उसमें ये दिखाया कि सीढ़ी घूमेगा तो इसमें ये नाइफ को साफ करने के लिए होता है, इसका जो स्पार्क निकलेगा, स्पार्क विल गिव यू द रैंडम मोशन ऑफ दैट सिस्टम। तो ये जो मिशन है तो उसमें आ सकता है इन विच डायरेक्शन द स्पार्क वुड मूव, तो आपने बता देंगे कि इट इज मूविंग अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। इफ उसके बाद एक अगला क्वेश्चन उसी केस बेस्ड उसी में दे दिया कि डू यू नो एनी ऑफ सच थिंग वेयर other than this example where you can have such type of scenario. Yes, in the case of car, in the case of any vehicle, we have mud guard, and mud guard का काम यही होता है कि just to rescue the people who are surrounding, who are moving nearby from the onslaught of muds, from the उसको जो नीचे से जो छिटक का गिरता है कचरा टायर पर चिपकने के बाद, उससे बचने के लिए हम लोग उसमें क्या लगाते हैं, गार्ड करने के लिए मड गार्ड लगाते हैं। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन जो कि आपको जो प्योर फिजिक्स जो जिस चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं, आप ये समझ सकते हैं कि अगर उसके एक एक चीज जैसे मैंने कहा कि रिपीटेडली, अभी भी सब बच्चे पूरा नहीं देखते क्योंकि हमको जब देखते कि व्यू इज 40, तो व्यू 40 में तो अभी सब बच्चे अगर 35 मिनट का पूरा देखे होते तो नेचुरली काफी टाइम उसमें लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें देखा जाता है कि इसमें जो है सब बच्चे कंप्लीट वीडियो नहीं देखते, कोई 9 मिनट्स का देखते, 6 मिनट का देखते अभी भी। तो भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि अभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया, 12th में भी ऐसे ही कंटिन्यू होने वाला है। तो एक नया पैटर्न बन गया, तो आपको ये इस पर थोड़ा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जब हम लोग एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। तो बोर्ड से एग्जाम से पहले आपको रट कर नहीं जाना पड़ेगा, और एक बार एक झलक देख लेंगे बुक और वीडियो एक दो बार देख लेंगे, 2 बार बुक देख लेंगे तो सारी चीज अपने आप याद हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर आएगा, फटाफट आप आंसर लिखेंगे। तो ये एक पहला था न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी एक्सप्लेन इन द form of first law as well as third law. Now you can ask me any question based on that, so that next we can move to the next topic, that is the conservation of linear momentum. If anyone has anything to ask, please ask me. If anyone is anything to ask, if you have not to ask anything, then we just move to the next topic, that is our conservation of linear momentum. बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, देखिएगा।
नेक्स्ट है ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसमें हम लोग क्या मान के चलेंगे, यहाँ पर इस केस में हम लोग को जो एज्यूम करना पड़ेगा, व्हाट वी हैव टू एज्यूम, इसमें एजम्पशन क्या होगा कि लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का तो बहुत जरूरी होता है, टीचर बिल्कुल आपको बता दे कि वी हैव टू कंसीडर दिस आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम इज, लिखेंगे लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, let us consider an isolated system of n bodies of masses m1, m2, m3, mn। ये दिया है, मासेस दे रखा उनका, ठीक है। लेट दे आर मूविंग with velocities v1, v2, v3 dash vn, ये मान के चल रहे, ठीक है। तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा इस केस में, व्हाट विल बी द नेट मोमेंटम, तो नेट मोमेंटम जो हो जाएगा, नेट मोमेंटम P इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 v1, m2 v2 फिर mn vn, ये हो जाएगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहे तो p1 प्लस p2 प्लस p3 pn, ठीक है, ये मोमेंटम हो गया। तो अब इसके बाद ये सिस्टम हो गया आपका, आपको मालूम हो गया कि पूरा सिस्टम ऑफ एन बॉडीज है, जिसमें सारे बॉडीज मूव कर रहे हैं और कितने कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v1, v2, v3, vn सो ऑन, ठीक है। अब ये उसका मोमेंटम भी इतने दे दिया। अब हम लोग क्या मानेंगे कि इफ एनी फोर्स F acts on the external, if any force F acts as an external force, ठीक है, on the system, तब भैया क्या हो जाएगा, F must be equal to dp अपॉन dt, ये हो जाएगा dp अपॉन dt, ठीक है। जब इतना एक कॉमन चीज हो जाएगा, आपने पहले तो कह दिया कि लेट अस कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम, वो तो पहले ही आपने मान के चले। और उसके बाद लिखा एन बॉडीज ऑफ मासेस m1, m2, m3 till mn, इतना तक है। अब उसके बाद लिखा है दे आर मूविंग विद वेलोसिटीज v1, v2, v3 डैश डैश टू vn, इतना बता दिया आपने। अब इसके बाद क्या, नेट मोमेंटम जब बता रहे तो नेट मोमेंटम क्या हो जाएगा, p इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 vn, ये इतना चल गया, इतना लिख दिया आपने। इसके बाद क्या है कि आपने कह दिया कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स अपने आप से मान लिया, लेट देयर बी एन एक्सटर्नल फोर्स F, ठीक है। तो F मस्ट बी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, का जो मोमेंटम जो सिस्टम का है उसमें जो चेंज होगा वही एक्चुअली इस फोर्स को दिखाएगा कि ये कह सकते कि ड्यू टू दिस फोर्स देयर मे बी सम चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसका रेट ऑफ चेंज होगा दैट इज इक्वल टू दैट फोर्स।
पहले तो अपना मोमेंटम बता दीजिए, एग्जिस्टिंग सिचुएशन था उसके हिसाब से मोमेंटम बता दिया था। अब जब आपने फोर्स लगा लिया तो फोर्स और मोमेंटम का कोई ना कोई कोरिलेट होगा, तो आप ये कह देंगे कि इस फोर्स लगने से इस हद से मोमेंटम में चेंजेस होगा। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ये तो फिक्स मोमेंटम था, जब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा तो इस फॉर्मेट में हो गया। अब फिर वही पुराना लॉजिक, since for an isolated system there could not be any force, but for an isolated system there could not be any external force। जब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि dp अपॉन dt, जब f इक्वल जीरो तो dp अपॉन dt इक्वल टू जीरो, therefore p इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि p1 प्लस p2 प्लस p3 डैश 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 pn इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये एक सिस्टम है कांस्टेंट होने का। तो अब ये समझ लो कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का सबसे इजी जो इसका डेरिवेशन हो सकता है वो यही है। तो इन दैट वे वी हैव गिवन यू टू डेरिवेशंस, एंड मैंने कहा कि दोनों डेरिवेशन पर बेस्ड ही आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत आसानी से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। और आपको ये उसका मेथड हमने बता दिया। और कैसे कैसे बन सकता है मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कैसे बन सकता है, इसमें यह दे दिया कि लेट देयर बी ए क्लोज बॉक्स in which 42 small spherical marbles are placed। spherical marble समझते ना, जिसको हम लोग हिंदी में कंचा कहते हैं, ठीक है। तो spherical marbles are placed and now the entire box is shaked, उसको shake किया गया, हिलाया जाता है, so that all the marble balls they keep on colliding with each other and so on. That is the system that is being taken place. And if we consider this is an isolated system, if the net force applied by me by shaking the box is zero, then what will happen? Then there will not be any change in the momentum of any of the such stone or such marble। तो ये जो मेथड है, जैसे अगेन एक सिचुएशन बनाकर आपको आपको दे दिया जाए, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब आपको रिलेवेंस तुरंत आना चाहिए। अगर आपने बहुत थॉरली चैप्टर को पढ़ा है, बहुत थॉरली आपने वीडियो को देखा है, बहुत थॉरली आपने ये सब ये लेक्चर अटेंड कर किए होंगे, तो यू विल डेफिनेटली बी बेनिफिटेड। मैं आपको कई बच्चे हमने देखता हूँ कि अक्सर कई दिन से नहीं आए थे, उसमें एक आध बच्चे तो मेरे ख्याल से अभी आज आया है, तो वो लास्ट 4-5 टर्न से उनको वाले आए क्लास में नहीं देखा। तो मे बी he or she was busy with the preparation of the exam। मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ, जबरदस्ती नहीं कर सकता किसी को, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब तो नया सिनेरियो आ गया, अब तो ये लेक्चर अटेंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको टिप्स भी बताते रहते हैं हम। जैसे आज मैंने कई क्वेश्चन बताए कि जनरल वे में कोई अगर क्वेश्चन आपको डेरिवेशन फॉर्म में आपको दिया है, उस डेरिवेशन को कैसे हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन बना सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, assertion रीजन वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो दे आर ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस। ठीक है, तो अब मैं अब एक एक करके थोड़ा बहुत जानकारी लूंगा, सबसे नहीं रैंडमली 2-4 लोग पूछेंगे, जिससे मैं जनरली बहुत कम पूछता हूँ। अथर प्रजापति, अथर, यस, जरा आए कैमरा ऑन करें। Sir, camera is not working today. Camera is not working, no problem. Yes, okay. ये जो दोनों मैंने जो बताया आपको, दोनों क्लियर हुआ आपको? दो आर्टिकल मैंने एक्सप्लेन किया। Yes sir. दोनों क्लियर हुआ ना? अगर इससे कोई घुमा का क्वेश्चन दे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन या आपका assertion रीजन वाला, तो आई थिंक यू विल एबल टू डू। Yes sir. ओके, नेक्स्ट भागिशा वर्मा। Yes sir.
just whoever I just call, if your camera is working, then please switch on your camera for a few seconds. Network. If it is not working, then it's no problem. The network. नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके, नो प्रॉब्लम। जो हमने बताया वो क्लियर है? कुछ पेन पेंसिल भी लेके बैठे थे, ऐसे ही आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठेंगे, ठीक है, जब भी आप लोग बैठना होगा नेक्स्ट, ठीक है? एक ओके रेफरेंस बैठे। ओके, नेक्स्ट जानवी गुप्ता। यस सर। ये कैमरा भी ऑन करें। सर नेटवर्क इशू है सर, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है। ये नेटवर्क नहीं आता है। आई थिंक यू हैव मिस्ड 2-3 लेक्चर्स, लास्ट 3 लेक्चर्स आई थिंक। Yes sir, actually my grandmother passed away, that's why I wasn't able to attend classes. Okay. Is it okay? Whatever I told you today, is it okay? Yes sir. Okay, no problem. Siddhant. Siddhant. Are you hearing? सिद्धांत सुनाई नहीं दे रहा है। नमन। Yes sir, present. नहीं, प्रेजेंट तो आपका अपने आप ही आ जाएगा, उसमें कोई वो नहीं है। मैं तो इससे मैं डायरेक्ट पूछता हूँ ना। नमन, ये जो हमने बताया ये क्लियर हुआ? यस सर। क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी कैसे बन सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है? केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अभी तो आपको ये देखना है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन कैसे बन सकता है या केस बेस्ड कैसे बन सकता है ना, ठीक? दैट यू हैव टू अडॉप्ट, यू हैव टू सी, ठीक है? नेक्स्ट अथर्व से हो चुका बात। भागीशा वर्मा। यस सर। भागीशा वर्मा। यस सर। जिसका भी कैमरा ऑन हो सकता है, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा आल्सो। सर नेटवर्क खराब है इसलिए नहीं हो रहा है। सब लोग का नेटवर्क खराब हो एक साथ? सर किससे मैं किससे देख रहे? पीसी से देख रहे क्या आप लोग? चलिए, आप क्लियर हुआ जो अभी बताया मैंने? यस भागीशा, is it okay what I have explained today? यस सर। Okay. आयुषी गुप्ता। आयुषी गुप्ता। Yes sir. जो आज एक्सप्लेन किया ये क्लियर हुआ? नोट किया इसको? Yes sir, हम क्लियर तो हो गए आंसर, आपने जो क्वेश्चंस बताए थे वो भी समझ में आ गए। बट सर कैन यू हेल्प मी इन गिविंग सम मोर एग्जांपल्स? आई मीन हाउ द वो क्वेश्चंस मैं विल बी फ्रेम्ड। क्वेश्चन देंगे, वो चैप्टर पहले खत्म होने दो, ठीक है? पूरे चैप्टर के Okay ऊपर sir. से क्वेश्चन होता है ना, ठीक? Okay sir, thank you sir. श्रेया पांडे। Yes, today I told you something about some questions, that how questions could be constructed out of such derivations. Okay, and everything will be only MCQ type this time, especially for first terminal exam. Then is it okay from your side that how question could be constructed? Yes sir. Definitely. आया समझ में कि कैसे क्वेश्चन को अलग अलग मैं फॉर्म में दे सकता हूँ कि डायरेक्ट स्टीरियोटाइप नहीं आएगा कि ये डिराइव दिस फार्मूला, एक्सप्लेन दिस, ऐसा नहीं। और आप सब इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे, ठीक है ना? तो यस सर। तो ठीक है, ये चीज जो दोनों आर्टिकल बताया क्लियर हुआ? चलिए, यस सर। मोहम्मद अतीब। मोहम्मद अदीब, आर यू लिसनिंग? यस सर। निहारिका।
निहारिका जैन, Yes, sir. Adib, want to say something? Adib? No. Harsh Pathak? Harsh Pathak? Yes, sir. Yes, what about you? Sir, आगे समझ। Harsh Pathak, Yes, sir. are you here? Yes, sir. भाई ये लाइव क्लास है, आपको तो थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना, खाली नहीं बैठना है, वन साइडेड नहीं होना. You have to interact with me. You have to ask me some question. If I ask you question, then you have to just return. हर्ष पाठक बताया, ये जो आज दोनों आर्टिकल बताया, क्लियर हुआ आपको? Yes, sir, हो गया। दोनों क्लियर हुआ ना? और कैसे उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी क्लियर हो गया, ठीक है? Yes, और ऐसे और भी कई क्वेश्चन होगा जो मैं आपको अलग से नोट्स में कर दूंगा, ठीक है? ओके, वैशाली? Yes, sir. इसके कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बन गया, क्लियर हुआ? हमने दो Yes. डायरेक्ट डेरिवेशन बताया, दो डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन किया, उससे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, हो गया ना क्लियर? एग्जांपल अलग अलग देके क्वेश्चन बेस्ड बन सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, असर्शन रीजन क्वेश्चन, ठीक है? कुछ भी बन सकता है, ठीक? ओके. पार्थ चतुर्वेदी? पार्थ? Yes, sir. कहीं कुछ डाउट तो नहीं है आपको? No, sir, no. ओके. आलिशा? Sir. यस. जो अभी दो एक्सप्लेन किया उसको कैसे क्वेश्चन फॉर्म में चेंज कर देते हैं एमसीक्यू, वो क्लियर हुआ कुछ हद तक? Yes, sir. एमसीक्यू में हमने चेंज करके क्वेश्चन देते हैं ना, इस बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा इस एग्जाम में, ठीक है? तो आपको थोड़ा आइडिया आना चाहिए, फाइनल एग्जाम में फिर से सब्जेक्टिव होगा, ठीक है? ओके. Okay, sir. नेक्स्ट इशिता जैन, इशिता सिंह. Yes, sir. Yes, I have explained two types of situation, two different articles, and in both the articles we have explained that how we can derive that article into this multiple choice question. तो मैंने एग्जांपल देके समझाया, वो एग्जांपल समझ में आया कि कैसे उसको चेंज कर सकते हैं इसी क्वेश्चंस को, ठीक है? Yes. तो यू कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट योर ओन क्वेश्चन. अगर ये दो आर्टिकल समझ में आ गया तो अपने आप से फॉर्मुलेट करिए और देखिए क्या क्या सिचुएशन बन सकता है, ठीक है? तो रीजन असर्शन टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, ठीक? ओके. नेक्स्ट संकाश पांड्या. So, ये जो दो हमने अलग अलग आर्टिकल बताया और कैसे क्वेश्चन इसमें बन सकता है, इज इट क्लियर नाउ? कुछ क्लियर हुआ Yes, आपको? हाँ सर, क्लियर हो गया। इसमें हाँ, तो आप अपने आप एक काम करें, अपने दिमाग में कभी कभी दोहराते रहिए कि क्या और क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, ठीक है? आप अपने एग्जाम्पल देखिएगा और वो हो सकता है उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है. मैं लास्ट में तो जनरल चैप्टर खत्म होने के बाद दूंगा ही, लेकिन अपने आप भी थोड़ा जनरेट करिए, ठीक है? ताकि एक बार बिल्कुल कंटेस्ट हो जाए दिमाग में तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है? ओके. Yes. यस यस श्रीवास्तव. यस. Sir. हाँ, ये जो दो आइडिया बताया, दो आर्टिकल बताया, वो क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. कैसे उसको चेंज कर सकते हैं हम लोग उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में, ये भी बताया मैंने, ठीक है? Yes, sir. तो ये सब चीज ध्यान देना. अभी का पढ़ाई का स्टाइल यही होगा कि हम कोई आर्टिकल भी रटे, कोई अगर डेरिवेशन भी करे, उसके साथ साथ ये भी हमको ध्यान रखे कैसे इसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है? Yes, sir. Thank you. नेक्स्ट अनन्या रस्तोगी. Ananya is here. If anyone is left untalked, who has not been talked about the thing, और कोई रह गया जिससे हमने बात नहीं किया,
please Sir? call yourself. Anand Sagar, I have not talked to you. Yes, sir. Anand Sagar. Yes, sir. यस आनंद सागर, जरा बताएं कि जो हमने आज एग्जांपल दिया है, इज इट ओके? आपको समझ में आया कुछ? Yes, sir. हाँ सर, समझ में आया। इसको आप उधर घर में प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि कुछ अगर आपका आइडिया दिमाग में आया कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, तो इसमें उसको भी कोशिश करना, तो अपने आप ब्रेक करे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है? Okay, sir. नेक्स्ट इज रिधिमा त्रिपाठी। रिधिमा त्रिपाठी। Yes, sir. Hello. यस रिधिमा। Yes, sir. Good morning, sir. Sir, good afternoon. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हाँ बताएं कैसे चल रहा है आपका ये जो मैंने आर्टिकल बताया, आपका माइक वो कैमरा ऑन हो सकता तो ऑन करें। So just a second. हाँ, Hello. नहीं हो रहा है So कोई बात actually नहीं। net issue is. और नेट इशू, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये जो दो आर्टिकल हमने आज एक्सप्लेन किया उसको क्लियर हुआ कि कैसे उसको ऑब्जेक्टिव में बदल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्योंकि आपको इस समय ऑब्जेक्टिव के बेसिस देखना पड़ेगा सब चीज, है ना? ठीक। संजनी श्रीवास्तव। संजनी श्रीवास्तव। Yes, sir. Yes, I just discussed two topic today, and also discussed that how we can convert that direct topic into MCQ Yes, sir. type questions, ठीक है? तो MCQ type questions बताते समय आपको क्या क्या चीज ध्यान रखना होगा, आपने देखा ही होगा। अगर कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, if your concept is absolutely clear, then you can even formulate your own question. अब इवन अपना क्वेश्चन भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, कोई अपना एजम्पशन से कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बॉक्स में कुछ मार्बल रखे उसको हिलाते, उसको एक्सटर्नल जो हिला रहे तो वो एक फोर्स हुआ है, और जो मार्बल है वो मीडियम के पार्टिकल्स हो गए। तो एक एग्जांपल जैसे हो गया, तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। केस बेस्ड सिचुएशन जो होता है दैट वेरी वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच विच इज देयर। तो मैं वीडियो में एक आध जगह आर्टिकल को दिखा देता हूँ, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह दिखा देता हूँ, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट। तो वो इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपका अगर केस बेस्ड क्वेश्चन हुआ, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ, तो उस टाइप के बेस्ड हो जाएगा। अभी मैंने कल जो भेजा था वीडियो लेक्चर में, आप देखेंगे एक न्यूटन थर्ड लॉ, सेकंड लॉ कैन बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द थ्री लॉज। एक एक्सपेरिमेंट का अलग से वीडियो भेजा, तो देखा था आपने? वो लेक्चर वीडियो नहीं था। No, sir. Sir, yesterday's वो नहीं video देखा? I have not watched. अच्छा, you have not watched, okay. You must Yes. see both the videos. Yesterday we Yes, sent sir. two videos. One is your lecture video जो कि आपको कोर्स की चीज है, और एक दूसरा कोर्स का था, लेकिन वो अलग से कल एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है कि उसमें एक्सप्लेन किया है कि हाउ न्यूटन सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट लॉ एज वेल एज थर्ड लॉ, ठीक है? तो अभी तक जितना बताया सब क्लियर हो रहा है। फिजिक्स में क्या Yes, sir. नंबर सही आएगा आपके? एग्जाम जो दिया है कैसे Yes. नंबर आए? सही Sir, किया? sir, ठीक अपने था आप से किया या पेपर। हेल्प ले? हाँ, सर अपने आप से किया है। अपने आप से हेल्प तो नहीं लिया, फोन ऑन कर करके तो नहीं वो किया? नो सर। हाँ, मालूम पड़ा फोन No, कर sir. करके सब पूछ पाछ के किया है। हाँ, तो वो तो खैर आंसर देख के हमको मालूम हो जाएगा। अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, आज N1 का आज 12th का खत्म हो जाएगा, फिर आप लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, अब जैसे चलता है चलिएगा। एनीवन हु इज अनलेफ्ट नेक्स्ट? Sir? ये सक्षम वर्मा, आई थिंक आई हैव नॉट टॉक टू यू। सक्षम वर्मा, Sir. Yes, sir. Sir. Alisha want to say something? Alisha has not been talked, I think so. Alisha want to say something? नो सर। Okay. Saksham Verma? Yes, sir. Sir. Almost everyone I talked, I think. Almost I have. If anyone whom I have not talked, please come to yourself. Voluntarily आप आए। Sir? अगर किसी से मैंने बात नहीं किया है इसमें,
Yes, Naman, you want to say something? सर ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में सर आपने एग्जांपल बताया था सर, उस समय नेट सर में प्रॉब्लम हो गई, सर वो एग्जांपल दोबारा बता दीजिए सर प्लीज। एग्जाम्पल, अच्छा उसको नहीं देखा था। ये एक बहुत सिंपल सा मैंने बताया था कि एक सिस्टम जिसमें कि n पार्टिकल्स है, n बॉडीज है, और जिसका मास m1 m2 से mn तक है, ठीक है, और वो सब मूव कर रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है, एवरीवन इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2 v3 so on। तो इनके टोटल मोमेंटम भी आ जाएगा पूरे सिस्टम का, तो p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस pn अप टू pn, ये आ गया, वो पूरा बॉडी का सिस्टम है ये, लेकिन फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई अपने अभी तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग द आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ इफ वी कंसीडर दैट फॉर अ मोमेंट इट इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम बट सम एक्सटर्नल फोर्स F is applied, if external force F is applied, then what will happen? There must be some change in momentum, so F will be equal to dp upon dt, okay। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा वो F के बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स F। तो अब जब हमने ये कह दिया, अब लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में तो फोर्स लगता ही नहीं, पहले मैं कहा आइसोलेटेड सिस्टम जो होगा उसमें अपने आप में वो आइसोलेटेड होगा, कहीं पे दूसरे दुनिया से मतलब ही नहीं है। आप अपने घर में कोरोना के टाइम में आइसोलेटेड थे, आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे जब कोरोना कर्फ्यू होते थे, तो आप घर के बाहर नहीं जा सकते, यू वर ऑल आइसोलेटेड, लेकिन आप घर में तो मूव कर रहे थे, तो ऊपर गए, नीचे गए, छत में गए, बरामदे में गए, किचन में, हर जगह जाते थे। तो दैट इज योर ओरिजिनल P1 P2 P3 so on। आपके घर में 4 लोग हैं तो P1 P2 P3 P4, इज इट ओके। लेकिन जब घर में कोई कॉलिंग बेल बजाए, पोस्टमैन आ जाए, या आपके बाई चांस मेड आ जाए, या कोई और वर्क कोई जानने वाला अचानक आ जाए कि भैया ठीक है मैं खबर लेना आया, आप लोग कोरोना में ठीक ठाक हो या नहीं, ये पूछने में आ जाए, देन दैट इज द एक्सटर्नल बॉडी, इज द एक्सटर्नल बॉडी, इज द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फोर्स, ठीक है। तो आप उससे आप में चेंजेस आया, देखिए कौन आया आपके घर में, सब लोग खलबली, सब आइसोलेटेड सिस्टम थे, बैलेंस स्टेट में थे, लेकिन जब कोई बेल बजाए तो आप लोग सब लोग में खलबली मची, सब कोई बरामदे से झांक रहा, कोई छत से झांक रहा, कोई खिड़की से, कोई बड़े गेट पे गया, तो अलग अलग जगह हो गए सब। तो जब इसके मतलब क्या होगा कि योर मोमेंटम हैज चेंज ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। लेकिन आप ये कह देते भाई आप वो तो वैसे बिना पूछे चले गए, तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? 0। भाई वो आपके घर में एंटर तो नहीं किया, वो आपका वो कुछ देर के लिए फोर्स लगाने की कोशिश किया, बट यू आर आइसोलेटेड सिस्टम, तो देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन यू। तो नेट मोमेंटम क्या है, आपका रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होगा 0, तो नेट मोमेंटम विल बी कांस्टेंट। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये था, अब क्लियर हुआ? इज इट ओके? Then I think we have almost crossed the time. Is still anyone has anything to ask? Please ask me. Ishita, I have talked to you. Yes, sir. Okay. Then everyone is almost clear. Yes. Then I must. I think I must close the class today. Okay. जब next class होगा तो आपको हम लोग देखेंगे. With that, we have completed. Thank you, sir. Have a good day. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.